हेलो, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। एक बार स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प होगा। यदि आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी वीडियो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें एएलपी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, जेएसएस सीजीएल हो, लेडी सुपरवाइजर हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि हम एमसीक्यू को बारीकी से डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी आपका हेल्पफुल होगा जनरल साइंस में, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चंस को आंसर यदि आपको मालूम है तो नीचे दिए गए कमेंट पर आपको लिखना है, और यदि पहले से क्वेश्चंस को जान रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए रिवाज के तौर पर होगा। और यदि न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं तो वो जो है ऑब्जर्व करेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछने वाला है आपका एग्जाम में। तो पहले क्वेश्चंस चलते हैं। पहले क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का कारण जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण, विषाणु के कारण और परजीवी के कारण। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो हम लोग को पता है कि जो मलेरिया रोग होता है वो एक परजीवी के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? परजीवी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट हो जाएगा इसके कारण, ठीक है। थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। मलेरिया रोग का कारण है परजीवी, ठीक है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। किसके कारण होता है? मादा एनोफिलीज। इसको नोट कर लीजिएगा, मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज, ठीक है। नोट कर लीजिए, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है ये, ठीक है। इसके काटने से होता है, ठीक है। और ये दिन को ही काटता है, देखना है, ध्यान रखिएगा। रात को ये मच्छर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसे काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर बहुगुणिता होती है। आरबीसी में ये प्रवेश कर जाती है, जिससे रक्तहीनता, जिसका एनीमिया के लक्षण उभरते हैं, जिसमें आपको चक्कर आना, सांस फूलना, बुखार, सर्दी, इस प्रकार जुकाम आपका देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके प्रमुख लक्षणों में से माना जाता है मलेरिया का, ठीक है। ऐसे तो कई तरह से प्रोटोजोआ होता है, परजीवी होते हैं, होने वाले जैसे है। मलेरिया जो है क्वेश्चन से पूछता है कि मलेरिया जो होता है किसको प्रभावित करता है। तो ये तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? प्रभावित, ठीक है, प्रभावित करता है, ठीक है। ये परजीवी जो होता है, परजीवी, ये प्रभावित करता है, ठीक है। ये प्रभावित करता है आपका आरबीसी को, तिल्ली को, आरबीसी, तिल्ली को ये, और प्लीहा को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आपका पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, टिटनेस। ये टिटनेस तो आपका जीवाणु में आता है, बैक्टीरिया में, लेकिन मलेरिया याद रखिएगा, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार, ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। अब है जीवाणु के कारण कौन सा होता है, तो थोड़ा सा जानिए। बैक्टीरिया के कारण जैसे होता है हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया, कोड़, गिनोनिया, सिफिलिस, टेटनेस, हैजा, ये सब जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। कवक के कारण कौन सा होता है? कवक जनित की जो रोग होता है, जिसको हम बोलते हैं फफूंदी, ठीक है। किसको बोलते हैं? फफूंदी। जैसे दामा हो गया, एथलेटिक्स बूथ हो गई, ये सब हो गया, ठीक है। खाज खुजली इसका अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है विषाणु, जिसको बोलते हैं वायरस, ठीक है। तो वायरस जो होता है ये, जिसको हम मम्पस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एड्स आएगा, डेंगू हो जाएगा, पोलियो आएगा, चेचक होगा, छोटी माता आएगा, ग्लेसिया आएगा, खांसरा आएगा, ट्रेकोमा आएगा, रेबीज आएगा, हाइप्रिच आएगा, हेपेटोया आएगा, पिलिया आएगा, इन्फ्लुएंजा आएगा, ठीक है। तो ये सब जो है वायरस के कारण होता है। अब इससे रिलेटेड एक हमने शॉर्टकट अपलोड किया हूँ इसी चैनल में, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके साइंस ट्रिक जहाँ लिखा रहेगा उससे क्लिक करके आप साइंस ट्रिक में देखिएगा, मैंने साइंस ट्रिक का लिख दिया हूँ
प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस को याद करने का सिंपल ट्रिक। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने के कारण उत्पन्न विषैली गैस क्या है। जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो उससे कौन सा जो है विषैली गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तो होता नहीं क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, इसको हटा दीजिए। हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं क्योंकि हम लोग छोड़ते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के अधूरे, यदि आधा अधूरा जल गया जीवाश्म ईंधन, ठीक है, तो उससे जो है आपका कौन सा विषैली गैस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है होगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस होता है जिसके कारण पुण्य दहन को अपुण्य दहन से श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि इनमें से क्या खाने का सोडा होता है। क्या खाने का सोडा होता है। ठीक है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम आपको पता होगा, चाहे बेकिंग सोडा हो, ठीक है, जैसे हम लोग खाते हैं बेकिंग सोडा को। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन में, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर 4 पर टिक लगाएं एकदम इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा NaHCO3। NaHCO3 क्या है, इसका रासायनिक नाम है। खाने के सोडा का उपयोग जो है हम लोग बेकरी उद्योग में करते हैं, अग्निशमन यंत्र में करते हैं, व्यंजनों की बनाने में भी करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक दंत चिकित्सा कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सा मतलब आपका यदि दंत में कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ है, यदि गंदगी है, तो उसको साफ करने में दंत जो डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक जिसको बोलते हैं तो वो जो है कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, कौन सा मिरर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कन्वेक्स मिरर जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं, बेलनाकार मिरर, स्पिरिकल मिरर, समतल प्लेन मिरर और अवतल यानी कनकेव मिरर। तो आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर है, स्पिरिकल मिरर है, प्लेन मिरर है और कनकेव मिरर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा कि मोटर वाहनों में साइड मिरर के रूप में कि कौन से दर्पण का यूज होता है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। आप लोग जब सैलून वूलून में जाते हैं तो आमने सामने जो शीशा लगा रहता है वो कौन सा मिरर रहता है, वो समतल दर्पण रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। अमीटर, वोल्टमीटर, गैलोमीटर और वोल्टमीटर। चलिए, यदि वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर रखिएगा ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन को फटाफट मिलते चले। ठीक है, पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किसी भी सर्किट से जो प्रवाहित होने वाला धारा है उसको प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो धारा के मापन को यंत्र को क्या कहते हैं, धारा को मापन का, धारा का इंडिकेट कर रहा है, यानी सर्किट में यदि इंडिकेट कर रहा है कि वोल्टेज है या नहीं है तो वो गैलोमीटर होगा, लेकिन धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, हम अमीटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि की गति सर्वाधिक अधिक होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है उस सबसे मैक्सिमम होगा, किसमें, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होगा 30 डिग्री सेल्सियस शुष्क हवा में, 0 डिग्री सेल्सियस आर्द्र हवा में, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी विंड। ठीक है,
0 डिग्री सेल्सियस शुष्क हवा में और 30 डिग्री सेल्सियस आर्द्र हवा में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस आर्द्र हवा में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा डिटेल जानते हैं। आर्द्रता बढ़ने से एवं तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, यदि आर्द्रता बढ़ेगा, यदि आर्द्रता बढ़ेगा, आर्द्रता एवं तापमान, आर्द्रता हो या तापमान हो, ताप, ये दोनों यदि इंक्रीज हो रहा है, यदि दोनों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ध्वनि का जो साउंड होगा, स्पीड ऑफ साउंड होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, यानी किसी माध्यम जैसे हवा हो, जल हो, लोहा हो में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, ठीक है, 1 सेकंड में बात कर रहा है, कोई भी मीडियम हो, चाहे वो विंड हो, वाटर हो, आयरन हो, वो 1 सेकंड में साउंड जो है जितनी ट्रैवलिंग करता है उसी माध्यम में ध्वनि का वेग हम कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होते हैं, याद रखिएगा, वो मैकेनिकल वेव आते हैं और जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम से वो ध्वनि सुनाई नहीं देता है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, यानी वैक्यूम में जो होता है इसका संचरण नहीं होता है। बट लाइट में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन जो साउंड का वेग होता है वो आपका निर्वात में संचरण नहीं होता है, वैक्यूम में, और इसकी आवश्यकता होती है किसी माध्यम की, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह सुन सकते हैं। जैसे माध्यम हो गया आपका टेलीफोन जैसे हो गया, मोबाइल हो गया, जैसे आप दूर दराज के किसी भी पर्सन से बात कर सक रहे हैं, किससे, एक नेटवर्किंग थ्रू से। ठीक है, जगह जगह पर नेटवर्किंग लगा हुआ है, ठीक है, टावर लगा हुआ है, जिससे वो कनेक्ट करता है आपके सिग्नल को। ठीक है, तो जिससे आप नेटवर्किंग थ्रू से आप एक जगह से दूसरी जगह बात कर पा रहे हैं एक मीडियम से। तो ये एक प्रकार का मीडियम है आपका मोबाइल और टावर के बीच में जो कनेक्शन है, दैट इज मीडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? समान रहता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, नीचे हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है फटाफट। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई जहाज जो है स्थल में, ठीक है, वो समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, ना कि नीचे में। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर उठता है, ऐसे ही, मतलब पानी है ये। तब जब ये जहाज नीचे उतरता है तो इस प्रकार से नहीं उतरता है, इस प्रकार से उतरता है। ठीक है, फिर अपना समतल में आ जाता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम इनमें से किसके लिए कार्यस्थल है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, वसा के लिए या शोषण के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका कोई तो आवश्यकता नहीं है राइबोसोम से, हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस किए थे राइबोसोम के बारे में। ठीक है, वसा तो अलग होता है, शोषण भी अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण लिखा है। प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है? राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है, यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं इसको। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रोटीन फैक्ट्री किससे कहते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचना है। वह पहले बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत 1953 में देखा गया था। और किसने देखा था? जॉर्ज पोलार्ड ने। ठीक है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, जैसे आपको उस दिन बताए थे, एक यूकैरियोटिक होते हैं और एक होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऐसे तो प्रोटीन के बारे में डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले सामग्री का क्या है? सामग्री में निम्न होना चाहिए, निम्न चालकता होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कंडक्टिविटी होना चाहिए, कंडक्टिविटी होना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए, हाई मेल्टिंग होना चाहिए, निम्न मेल्टिंग होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए उपयुक्त होने वाले सामग्री को क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि इसका निम्न गलनांक होना चाहिए। उच्च गलनांक रहेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है, निम्न गलनांक होना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस जो होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाई हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई होगा। उच्च गलनांक होगा लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई गलनांक होगा। रेजिस्टेंस यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे अलावा तांबे एक निम्न गलनांक का तार होता है। तांबे में देखिएगा फ्यूज जो होता है एक तांबे का, अभी तो एमसीबी आ गया है, एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया है, बट उसमें फ्यूज का तार देखते हैं उसमें कट जाता था, तो एक तांबा का एक छोटा सा पतला सा वायर हम लगाते थे, ताकि विद्युत जो है मैक्सिमम यदि वोल्टेज प्रवेश करे तो वो फ्यूज ऑटोमेटिक उड़ जाता था, जिससे विद्युत परिपथ सर्किट होने से, शॉर्ट सर्किट होने से बचा जा सकता था, ठीक है। जिसे विद्युत फ्यूज में यूज करते हैं, तांबे का तार विद्युत फ्यूज में उपयोग करते हैं। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण होता है, एक डिवाइस होता है, जिसे एक तार होता है जो पिघलता है और विद्युत परिपथ को तोड़ता है या करंट को सुरक्षित रखता है, या ठीक है, रोक देता है आगे की ओर प्रभावित करने में। तो यही चीज़ है, शॉर्ट सर्किट में उसको रोकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या अगर सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, ब्रेड, पुपद, जीवाणु, माइक्रो प्लाज्मा और विषाणु। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, देखिए इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शायद ये क्वेश्चन कि जीवित कोशिका, हमने कोशिका के बारे में जब भी डिस्कस किया था तो इसमें सारा चीज़ हमने एनालिसिस किया था। यदि मालूम है आप लोग का आंसर तो आप लोग आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम है तो मैं तो इसको डिस्कस करूँगा ही। चलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर फटाफट दीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, ठीक है, इसका पूरा नाम होगा माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका साइज जो होता है ना, इसका साइज इतना छोटा होता है, 0.1 माइक्रोन का होता है, ठीक है, 0.1 माइक्रोन का होता है। सोचिए इतना छोटा सा होता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा यदि पूछेगा बिगेस्ट, यदि आपसे बिगेस्ट पूछता तो क्या हो जाता है, बड़ा एक लंबा भी पूछे थे, तांत्रिका तंत्र, ठीक है, कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, ठीक है। और सबसे लंबा में यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लंबा में यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लंबा में हो जाएगा आपका, अभी हम बताएं, तांत्रिका तंत्र, ठीक है। और बिगेस्ट में तो शत्रुमुर्ग का ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, शत्रुमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो ईग होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच का ईग जो होता है उसे सबसे बड़ा माना जाता है, करीब करीब 700 mm का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, माचिस की तिल्ली का जलना किसका एक उदाहरण है, ठीक है, स्वतः दहन का, शीघ्र दहन का, आदर्श दहन का या धीमा दहन का। देखिए माचिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें रेड फास्फोरस का मिश्रण होता है, ठीक है। तो माचिस का जलना एक क्या है, एक शीघ्र दहन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ जमलिंग किया हुआ ऑप्शन देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है, आपका ऑप्शन पर ध्यान रखना है। ऑप्शन नहीं, आपका आंसर फिर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो है, जैसे आपने 2 यहाँ पर 2 की जगह पर 3rd देख लिया और ऑप्शन वहाँ पर क्लिक किया, अच्छा कंप्यूटर बेस्ड पर आधारित होगा, सीबीटी मोड जो ऑफलाइन आधारित होगा उसमें दिक्कत हो सकता है, तो ऑफलाइन वाला में ध्यान रखिएगा। कभी कभी जम्बलिंग भी करता है ऑप्शन, तो आप आंसर को थोड़ा सा देख लीजिएगा पढ़ के, ठीक है। तो डिटेल जानते हैं, जैसे किसी जलने वाले पदार्थ की वायु या ऑक्सीकरण द्वारा जल जाने की क्रिया को ही हम दहन या जलन कहते हैं। जैसे आपको पता होगा दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, पूछेगा जो दहन होता है ये क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इस क्रिया में दहन आँखों में ज्वाला देख भी सकते और नहीं भी। इसी प्रक्रिया में ऊष्मा तथा अन्य विद्युतीय चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न होती है।
आमदन के उत्पाद गैसों के द्वारा प्रदूषण भी फैलता है। ठीक है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। दीजिएगा फटाफट, एकदम विटामिन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बेरी जो रोग होता है वो किसके कमी के कारण होता है। बेरी का जो रोग होता है वो किसके कमी से होता है? लोहा की कमी से, आयोडीन की कमी से, हार्मोन्स की कमी से, विटामिन बी की कमी से। सिंपल सा आंसर है विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है, जैसे हमने पहले भी बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इसका रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक नाम जो होता है थाइमिन होता है। क्या होता है? थाइमिन होता है। ठीक है, विटामिन बी। ठीक है, ऐसे तो विटामिन बी जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। एक बार फिर से पुनः रिपीट कर देते हैं रासायनिक नाम के साथ, ताकि आपका भी रिकॉल हो जाए, यदि आपको जानती हैं तो, और नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है थाइमिन। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। B3 का होता है निकोटोमाइन या नियासिन। विटामिन B5 होता है पेंटोथेनेमिक अम्ल। ठीक है, विटामिन B6 का होता है पायरिडक्सिन। विटामिन B7 का होता है बायोटीन। विटामिन 11 का होता है फोलिक एसिड। विटामिन 12 का होता है 12 का, जिसको बोलते हैं साइनोकोबालिन होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपका केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा विटामिन से रिलेटेड, कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में है या कार्बनिक घोलक होते हैं। जल में कौन सा होता है? B और C होता है। और वसा में क्या होता है? A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ये सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब B12 का कोबाल्ट पाया जाता है। B12 कभी कभी पूछता है कि सर विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसका जलीय विलयन जो होता है एक गुलाबी टाइप का रहता है, जानवर में अपने आप ये बनता है। ठीक है, विटामिन B12। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाता है बेरी रोग के लिए विटामिन बी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कौन से गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारक है? वायुमंडलीय प्रदूषक का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप थोड़ा सा गेस कीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भाप। वायुमंडलीय प्रदूषण यहाँ लिखा है, एटमॉस्फेरिक जो प्रदूषण करता है वो कौन सा कारक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा गेस कीजिए। कौन सा गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारक है? फैक्टर। देखिए कैसे चलेगा, सिंपल सा सवाल है। नाइट्रोजन मैक्सिमम वायुमंडल है। ठीक है, 98% कम से कम नाइट्रोजन है वायुमंडल में, तो ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसको हटा दीजिए। इसको यदि गैस माना जाता है, प्रदूषण गैस, तो आज तक सभी कोई मर जाता है। ठीक है, इस वायुमंडल में रहता ही नहीं, कुछ परसेंट ही रहता है, क्योंकि 98% जो है नाइट्रोजन है, तो इसको हटा दीजिए ऑप्शन में। ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, तो ऐसे इसको तो हम वायुमंडलीय प्रदूषण के रूप में नहीं मान सकते हैं, तो ऑप्शन इसको हटाते हैं। भाप, ये भाप क्या है? जैसे कि आप कभी उबालते हैं कोई भी चीज़ हीट करते हैं, तो उसमें भाप को उबलता है, भाप के और ऊपर उठता है, जिसका जो दहन होता है, जिसका ज्वलनशील होता है, सबसे ज़्यादा होता है भाप में। तो इसको भी आप नहीं मान सकते हैं प्रदूषण के रूप में। तो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। तो SO2 क्या होगा? वायुमंडलीय प्रदूषण होगा। ठीक है, वायुमंडलीय प्रदूषण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सत्य फल है? ट्रू फ्रूट। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC या रेलवे के एग्जाम में, तो आई थिंक JSSC भी पूछ सकता है एग्जाम। ठीक, तो इनमें से कौन सा एक सत्य फल है? सेब, अनारस, नारियल और काजू। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर?
देखिए, शैत्य फल जो होता है वह फल होता है जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। जैसे हम बोलते हैं आम, जिसका गुठली टाइप का होता है, ठीक है। आम होगा, मक्का होगा, अंगूर होगा, नारियल होगा। तो यहाँ पर अंगूर और नारियल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नारियल दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो शैत्य फल होगा, इसको आप लोग नोट कर रख लीजिएगा। आम होता है, ठीक है, मैंगो जिसको बोलते हैं, ये शैत्य फल के अंतर्गत आता है। मक्का भी जो होता है, ठीक है, वो भी शैत्य फल में आता है। अंगूर जो है वो भी क्या है, शैत्य फल के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ नारियल भी है, ठीक है, आदि ये सब जो है शैत्य फल है। लेकिन कुछ पादकों में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्से जैसे बाह्यदलन, दलपुंज, पुष्पिन भी फल विकसित होते हैं। जैसे हम फल को आभासी फल कहते हैं, ठीक है। जैसे काजू हो गया, सेब हो गया, नाशपाती। तो सेब हो गया, काजू होगा, अनारस, ये सब क्या आभासी फल कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं आभासी फल। ये जो है, ये तीनों जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये तीनों को बोलते हैं आभासी फल, आभासी फल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अशैत्य फल में आ जाएगा कटहल। ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में मानव शरीर में ऊर्जा आवश्यकता को मापने की इकाई क्या है, ठीक है। कैलोरी, जूल, किलोवाट, आर्क, ये सब हटा दीजिए। किलोवाट ये सब शक्ति को मापता है। दोनों में से एक आंसर आएगा। अभी इसका आंसर आप सिंपल से आंसर दे सकते हैं। हमने ऑप्शन को भी डिलीट कर दिया हूँ, 2 हटा दिए हम, ठीक है, क्योंकि वो लग ही नहीं रहा है किसी एंगल में। आपको गेस करना है ये दोनों में से क्या हो सकता है इसका आंसर। मानव शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को मापता है। तो हम लोग जानते हैं ऊर्जा की जो मेजरमेंट ये है, मानव शरीर में जो ऊर्जा को मेजरमेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा। कोई बोलेगा जूल, नहीं। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा का समात्रक होता है जूल, लेकिन मेजरमेंट कर रहा है ऊर्जा को तो कैलोरी से मापते हैं, ठीक है। किसके मापते हैं, कैलोरी से मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, किससे मापते हैं, कैलोरी से मापा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार के तरंग है। जो लाइट वेव होता है वो किस प्रकार का जो है, किस टाइप का वेव होता है। क्या वह अनुदैर्ध्य तरंग होता है, अनुदैर्ध्य मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या यह अनुप्रस्थ तरंग होता है, क्या वह ट्रांसवर्स वेव होता है, या ए और बी बहुत होगा, बहुत ए और बी, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको बताना है कि वैसे लाइट जो वेव होता है वो किस टाइप का वेव होता है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट ऐसे देख के मानेंगे सर कि दोनों होगा, कि ऑप्शन में होगा, तो दोनों नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लाइट जो होता है उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं, नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, माध्यम की आवश्यकता इसका नहीं होती है। तो जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होगा दैट इज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और जिसका माध्यम की आवश्यकता होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग में आंसर उदाहरण में क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे, ये ध्वनि तरंगे क्या होते हैं, ध्वनि तरंग जो होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जिसका माध्यम की आवश्यकता होगा। बिना माध्यम में वह एक दूसरे से सुनाई नहीं पड़ेगा, किसी बात वार्तालाप कीजिएगा तो, ठीक है। प्रकाश तरंग जो होता है, और एक लिख लीजिएगा, प्रकाश तरंग एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी होता है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रकाश तरंग सिर्फ ये नहीं होता है, सिर्फ अनुप्रस्थ ही होता है। अनुप्रस्थ तरंग के साथ साथ ये क्या होता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है। इससे जो है आप डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या जान सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग होता है जिससे कणों की गति ऊर्जा की गति के लिए समकोण पर होती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का ही एक उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। लाइट सबसे ज़्यादा होगा किसका,
प्रकाश का वेग निर्वात में होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारक है? अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आंसर क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माचिस की तिल्ली का जलना किसका उदाहरण है? स्वतः जलन का नहीं, शीघ्र जलन का बिल्कुल सही। अभी हमने डिस्कस किया, बार बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जीवों में से एक निम्न जीवों में से किस एक में बाह्य निश्चेचन होता है? बाह्य निश्चेचन मतलब बाहर की ओर निश्चेचन होता है, ठीक है। बिल्ली में, मुर्गा में, बकरी में, मेढक में। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मेढक में, ठीक है। मेढक में देखेंगे, मेढक का छोटा छोटा बच्चा जो होता है तो तैरता है पानी में, तो वो बाह्य निश्चेचन होता है बिल्ली का, ठीक है। बिल्ली में अंदर में होता है बाह्य निश्चेचन, मुर्गा में भी अंदर में होता है, बकरी में भी अंदर में होता है, लेकिन मेढक में जो होता है बाहर की ओर निश्चेचन होता है, ठीक है। ये अंडा को छोड़ देता है, फिर उसको निश्चेचन शुरू हो जाता है पानी में ही, ठीक है। छोटे छोटे मेढक देखे होंगे आप लोग तालाब में। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20, सौर ऊर्जा किससे रूपांतरित करता है? सौर ऊर्जा जो है ट्रांसफर किससे करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये करता है डायनेमो। ये क्या करता है? डायनेमो करता है। ये करता है डायनेमो, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत मोटर करता है, रूपांतरण विद्युत मोटर करता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए सौर ऊर्जा जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दो ऑप्शन मैंने ऑटोमेटिक हटा दिया हूँ। तो प्रकाश ऊर्जा को ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में करता है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश से वो क्या करता है? वो प्लेट में एनर्जी ऑब्जर्व करता है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में कन्वर्ट करता है, ये अलग होगा फंडामेंटल, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल जानते हैं सौर सेल के बारे में। सौर जो होता है, सौर सेल जो सोलर प्लेट कहते हैं, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसे हम जो है सौर का सेल कहते हैं। विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। वो है विद्युतीय सेल, ठीक है। ये होता है विद्युतीय सेल। क्या होता है? सेल। बैटरी उटरी में देखते होंगे, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देता है, उसको हम बोलते हैं विद्युतीय सेल, ठीक है। इसको याद रखिएगा। रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे वोल्टेज सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, ठीक है। ये विद्युतीय ऊर्जा का रासायनिक में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। यदि इस प्रकार से ट्रांसफर करें कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है, तो उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं? वो सीधा कन्वर्ट करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, उसको हम बोलते हैं सीधा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज कर देता है, उसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल जैसे टॉर्च में देखे होते हैं, एवरीडे बैटरी लगा रहता है, छोटे छोटे बैटरी। जैसे वो क्या होता है? सेल रासायनिक ऊर्जा केमिकल से होता है, वो चार्जिंग रोल होता है, वो सीधा जो है प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज प्राइमरी सेल। सेकेंडरी ऊर्जा में क्या करेगा? पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक करेगा, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, इस प्रकार से वो चेंज करता है, तो उसे हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने अभी देखा टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का वीडियो यदि आप लोगों को चाहिए तो नीचे दिए कमेंट पर आपको लिखना है, ताकि जो है और इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए और आपका एग्जाम में एक धार दे। नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।